निशार भाई आप माइक संभाल लो। शिवली मंजूर साहब है हमारे इंचार्ज। शिवली मंजूर साहब हमारे इंचार्ज साहब, बाबू भाई से मैं गुजारिश करूंगा इनका स्वागत करेंगे सभी लोग। माला भी लाओगी? माला ले लो। नरेंद्र सिंह जी का भी स्वागत। नरेंद्र सिंह जी का स्वागत करें, बाबू भाई से गुजारिश है उनका भी स्वागत करना है। जोर से ताली बजाएं। बाबू भाई माला भी और दोनों कार्यकर्ता हमारे अब्दुल वाहिद कुरैशी और बाबू भाई और मोहम्मद फुरकान, दोनों आप जानते ही लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो बाबू भाई से भी गुजारिश है कि अब्दुल वाहिद कुरैशी का भी स्वागत करें। आते वक्त कोई बात नहीं, पब्लिक की डिमांड है, वोटिंग की डिमांड है। बाबू भाई तो अल्लाह दोनों की जोड़ी बना के रखे, दोनों कंधे से कंधा मिला के, आप जानते हैं माशाल्लाह कितनी मेहनत करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। कांग्रेस के लिए बोले मैं सबसे पहले मीटिंग का जितने भी मेहमान खास जो आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ और अहले इलाके के तमाम लोगों से दरखास्त करता हूँ इस वक्त बिल्कुल पर जो भी हमारे फारूक के साथ जिक्र करेंगे वो काबिल तारीफ होगी, उनका नाम बड़ा है और मैं इस मीटिंग का स्वागत करता हूँ। विजय शाह नालायक मंत्री जो बीजेपी का है, जिसने सोफिया कुरैशी कर्नल जाबाज हमारी सेना की कर्नल है, उनके लिए पाकिस्तान का उनको पाकिस्तान की बहन बताया, आतंकवादियों की बहन बताया, बहुत शर्मनाक हरकत उन्होंने करी। तो उनके खिलाफ हमने पूरी टीम के साथ प्रदर्शन किया इंडिया गेट पर। वॉर मेमोरियल जो नया बनाया वहां पर उसके बाहर करा। हमें कोई डर नहीं था, ना हमारे पास कोई परमिशन थी, लेकिन हमने हमारी बहन सोफिया कुरैशी जो कर्नल है उनके हाथ में हमने प्रदर्शन करा और हमने मांग करी मौजूदा सरकार से कि इसको तुरंत बर्खास्त करा जाए और एफआईआर दर्ज करी जाए, देशद्रोह का उसके ऊपर केस लगाया जाए। जो कि सरकार ने अभी तक देशद्रोह का केस नहीं लगाया है, ना उसकी मंत्री पद छीना है। तो ये बीजेपी की सरकार, नालायक सरकार जो हमारे देश के अंदर है। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष अलीम कृष्णानगर, हमारे बीच में वाइस चेयरमैन हमारे जहाद खान जी, मैं जोरदार तालियों से इसका स्वागत कराना चाहता हूं। कोई अगर माइक पे बोलना चाहे तो बोले, नहीं तो फिर मैं रईस साहब को संबोधित करवाऊंगा ताकि आपको कुछ नॉलेज मिले, सब साथियों को नॉलेज मिले। जो आपको नॉलेज मिलेगी तो आप वक्त के ऊपर आप लोग अपने कम से कम 10 लोगों में ये बात बताएंगे तो अच्छा लगेगा कि हमें नॉलेज है। नहीं तो किसी को कुछ नहीं पता, नहीं होता नहीं क्या इसमें क्या हो रहा है। तो मैं शिवली मंजूर साहब से इजाजत
लेता हूं, अगर कहें तो मैं इनको रईस साहब को बुलवाते हैं हमारे बीच में। रईस साहब आए और आप लोगों को संबोधित करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। डायस पे बैठे हुए मेरे मौजूद साथी और तमाम मौजूद सामीन, मैं जैसा कि अभी वाहिद भाई ने बताया कि मैं वकील हूँ पेशे से, तो कुछ कि मैं आप लोगों तक कुछ बात पहुंचा सकूं। और चूंकि मैं केस भी करता रहा हूं इससे पहले, ये जब आया इससे पहले के केस हमारे पेंडिंग है, तो दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि एक तो ये लोग बताते हैं जो इनका प्रोपेगेंडा है, यानी आरएसएस का और बीजेपी का प्रोपेगेंडा है कि हमने ये अमेंडमेंट लाए थे और अमेंडमेंट ला के ये जो तब्दीली की है इससे कितना किसको फायदा होगा। तो जितनी बातें ये बताते हैं सारी की सारी कोई झूठ है। एक भी अगर, चूंकि मैं देखता हूं कभी कभी मौका मिलता है मुझे डिबेट में भी जाने का भी और सुनने का भी, तो जब मैं बताना चाहता हूं कोई बात तो वो फौरन जो है शिफ्ट कर जाते हैं, मुझे बोलने ही नहीं देते, फिर बात कहीं से कहीं चली जाती है, दूसरे लोग कुछ बोलते हैं। और ज्यादातर डिबेट में कोई जो जानकार है उसको बुलाते ही नहीं है। ऐसे मुसलमान लोगों को माफ कीजिएगा, हमारे में से ही बुला के ऐसा लड़ाते हैं कि जैसा लगता है अच्छा उनको पता कुछ नहीं होता, हमारे वक्त के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में कोई पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। तो ऐसी बातें वो करते हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद होती है। अब वो दो तीन जैसे पहले प्रोपेगेंडा उनका है कि अब जो है अब गरीबों को इसका हक मिलेगा। कौन सा ऐसा, मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिससे किसी बंदे को उसका फायदा पहुंचेगा। जैसा कहते हैं कि औरतों को फायदा पहुंचेगा, औरतों को क्या फायदा पहुंचेगा? कोई एक धारा उसमें नहीं बनाई गई, कोई आर्टिकल उसमें जोड़ा नहीं गया, एक शब्द कहीं जोड़ा नहीं गया कि उसमें जो है उनको औरतों को फायदा पहुंचेगा, गरीबों को फायदा पहुंचेगा। जबकि हमारे वक्त की डेफिनेशन ही यही है कि हमारा वक्त जो है वो गरीबों के लिए है। उसकी स्पिरिट, उसकी आत्मा, उसका रूह, उसकी रूह जो है वो यही है कि हमारे जो हकदार लोग हैं उनके लिए ही वक्त होता है। वक्त, अब वक्त आया, अब वक्त कहते हैं कि अब कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम दायरे में इसको लेकर आए, अपने आइन के दायरे में लेकर आए, जो वो कहते हैं हमारे हिसाब से ये है कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 14 का डायरेक्ट वायलेशन है। अब आप लोग कहेंगे कि ये आर्टिकल आइन का जो आर्टिकल है हमारा, ये 25 का पोजीशन है, इसमें डिफाइन किया गया है और उसमें सिर्फ हमारे मुस्लिम को नहीं डिफाइन किया गया कि मुस्लिम, उसमें रिलीजियस की बात कही गई है, रिलीजन की बात कही गई है। और उसमें जो 26 आर्टिकल 26 में यह कहा गया है कि जो रिलीजियस प्रोफेशन है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो वक्त जो है वो अपने आप में एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। और जो वक्त का रूल है वो अल्लाह के नाम से वक्त होती है, जैसा सब जानते हैं, बगैर किसी तमहीद के ये बताने की वक्त क्या है। सब जानते हैं कि वक्त जब किया जाता है वो अल्लाह के लिए किया जाता है और ये मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट जो वक्त बोर्ड है वो उसको दूसरी तरीके से लेते हैं कि वक्त बोर्ड मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट इन द इंस्टीट्यूशन विच इज कवर्ड, जो कि कवर होता है आर्टिकल 26 में, 26 जो हमारा आइन की धारा 26 है उसमें कवर होता है। इसलिए उसका क्लियर कट वायलेशन है। 25 का वायलेशन इसलिए कि रिलीजियस है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि वो अल्लाह के नाम से वक्त होता है और फिर उसको मैनेज कौन करेगा? वो कोई इंस्टीट्यूट करेगा और इंस्टीट्यूशन जो है वो कवर होता है 26 में। अब जब हम 12 की इक्वलिटी की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, मसावत की बात करते हैं, वो ये जो उन्होंने कहा कि अब ये जो वक्त है, पहले वक्त कोई भी कर सकता था, अल्लाह की राह में कोई भी दे सकता था। अभी मैं आपको बताऊं
कि गुर्जर समाज है, जैसे ये अपना शामली है, कराना है, ये सब जो है पूरा गुर्जर समाज का एरिया है। यहाँ के लोग जो है अभी भी रिश्तेदारी उनकी नॉन मुस्लिम्स में आज भी रिश्तेदारी है। एक बहन जहाँ गाजियाबाद में रहती है, उन्होंने नॉन मुस्लिम है, उन्होंने मस्जिद बनाई है कि हमारे जितने रिश्तेदार जब आएंगे तो वो उसमें नमाज पढ़ेंगे। तो वो जब मस्जिद बनती है तो मस्जिद जैसे बनी अपने आप में वक्त हो गई, अल्लाह की राह में चली गई। जैसे कोई मस्जिद बनी, बाहर अगर सबको रहो, एक आप अपने घर में एक दर बना लें कि एक कमरा है, इसमें मेरे घर के लोग पढ़ेंगे, वो वक्त नहीं हुई, वो आपकी जागीर है। लेकिन आप अपने घर में ही एक्सेस दे देते हैं दूसरों को कि दूसरे आए और नमाज पढ़े, वो वक्त होगी, ऑटोमेटिक वक्त होगी अल्लाह की। ये और ये वक्त है कि डिफाइंड है, ये कहीं मैं नई चीज नहीं बता रहा हूं। जो अल्लाह के नाम से वक्त होती है वो वक्त हो गई। अगर कोई भी चीज ऐसी है जिसको आपने पब्लिक के लिए एक्सेस कर दिया, वो अल्लाह के निगाह में चली गई, अब उसको आप कंट्रोल आपका नहीं हुआ है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी एक कोशिशों के बाद, हमारे बुजुर्गों के कोशिशों से एक बोर्ड बना दिया गया था 95 में। उससे पहले भी बोर्ड था, लेकिन 95 में 45 ना बना दिया गया। पहले मैनेजमेंट कमेटी होती थी, वक्त मैनेजमेंट कमेटी होता थी, लेकिन लोगों के कहने पे, हमारे मुस्लिम जो बुजुर्ग अंदेश लोग थे, उनके कहने पे एक कानून बनाया गया। चलिए, अब ये कानून बना गया, जब कानून बनता है तो उसके बहुत सारे मवाद इकट्ठे किए जाते हैं ताकि उसको मैनेजमेंट में दिक्कतें ना आए। अब उसके बाद 2013 में एक अमेंडमेंट आया। 2013 में जो अमेंडमेंट आया, जो उसमें तरमीम हुई, इतना कारगर तरमीम हुई कि आम लोग जो इंक्रोचर हैं वो उससे डरने लगे। अब उनके बस का ये नहीं रहा, मतलब इतना आसान नहीं रहा। देखिए, हमारे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मानने में कि हमारे पार्ट पे, हमारे वक्त बोर्ड ने आज तक कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे हम बहुत बड़ा मतलब उसका अचीवमेंट माने। लेकिन अगर जो लोग कहते हैं कि नहीं है, तो उनको बताने के लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसको हम बता सकते हैं कि वक्त की जगह पे, जैसे ये कहते हैं कि आपने किया क्या है, लेकिन हुआ है ऐसा नहीं है। अब पूरा हमला जो है वो वक्त के पूरा जमीन पे है, तो वहां पे भी वक्त की जगह पूरा करके यही संभाल रहे हैं। मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आइए हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के अपने माननीय के मनोरंजन बेरंगी की इलेक्शन में भी बार के इलेक्शन में मैंने दूसरे लोगों में माफी चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है और हमारे ऑल इंडिया माइनॉरिटी के इंचार्ज लीगल सेल के, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे दूसरा है और जो उन्हें बात रख रहे थे, आप प्लीज करें, मैं माफी चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को ऐसी चीजें बताएं जो आप कहीं, अगर कहीं बात हो सके तो आप भी कोई बात उनके सामने कह सके। इसलिए मैं बुनियादी चीजें बता रहा हूं, बहुत सुपरफिशियल बात नहीं कर रहा हूं। आप लोगों के सामने ऐसी ऐसी बात बता रहा हूं जो आप लोग कहीं पे भी आसानी से बता सकते हैं। और अगर मैं नबी बता रहा हूं, अगर उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी आपकी होगी तो इंशाल्लाह जहां तक मेरी जहानत है उसके मुताबिक मैं आपको उसका हाल बताऊंगा। जो आरएसएस का और बीजेपी का प्रोपेगेंडा है वो ये है कि अब बहुत बड़ा बदलाव आ गया, आपकी जो जगह है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। प्रोटेक्ट कैसे हो जाएगी भाई? आपने तो कानून ऐसा बना दिया कि प्रोटेक्ट की जगह जो है उसका तो जाना जरूरी हो गया है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि ये वक्त की जगह है, नमाज भी पढ़ते होंगे, कब्रिस्तान में जाते होंगे। अगर किसी से मैं आपको पूछूं कि आप उसके कागज ला दीजिए तो कागज ही नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जब एक्ट बना, जब कानून बना, तो उसमें लिखा गया वक्त बाय यूजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
जो ये है कि जो चीज जैसा कि मैं बता रहा था ना आपको कि वो कैसे ऑटोमेटिक वक्त हो जाती है कि मैंने अपनी जगह में एक मस्जिद बनाई, लेकिन वो मस्जिद सिर्फ मैं अपने परिवार के लिए यूज कर रहा हूं, तो वो मेरी है। लेकिन जैसे ही मैंने कहीं पब्लिक के लोग आए और नमाज पढ़ी उसमें, वो ऑटोमेटिक जो है वक्त हो गई। तो वक्त क्या हो, अब वक्त भाई यूजर हो गई है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस्तेमाल के जरिए वो वक्त होती चली जा रही है। क्योंकि उस वक्त जब राजा महाराजा और बादशाहों ने वक्त किया और रईसों ने जब वक्त किया, उस वक्त ये कंसेप्ट ही नहीं था। और आप अपने गांव में देखते हैं, बताए कि ये 3 खानदान थे, ये बाप जो है 5 आना अरे 15 आना ले लीजिए, एक आना बचा है इनको दे दीजिए, तो एक आना जो है दूसरे को दे दिया, तो वो उनकी हो गई। अब उसका उनके पास हमें देने का कोई प्रूफ है, उनके पास लेने का कोई प्रूफ है अगर उनसे, लेकिन उनके नाम वो लगा के बात रहे तो चल गई। कैसे भैया चल गई? आज भी हम लड़ते हैं, मुकदमा लड़ते हैं कि इन्होंने तो गलत, इनको भी प्रॉपर्टी दे दी, इनको भी प्रॉपर्टी दे दी और दोनों ने तो जाकर मुकदमा डाल दिया। तो ये कैसे चला लिया, एक ने जाके दाखिल खारिज भी करा ली। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से वक्फ बाई यूजर जो है, वक्फ बाई इस्तेमाल के जरिए जो वक्त की जगह है, इसमें बहुत सारी जरूरत मस्जिदों की है और खास तौर से खानकाहों की है और कब्रिस्तानों की है। ये ऐसी जगह है जो वो बाई यूजर में चली आ रही है। तो ये उन्होंने इसको बिल्कुल खत्म कर दिया। ये कहा कि रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास कागज है तो ले रजिस्ट्रेशन कराइए, नहीं तो वो सरकार की जमीन हो जाएगी। अच्छा सर, यहाँ पे सर पहले भी हमारा ये था कि वक्त की जगह है, तो वक्त की जगह में अगर हमें पता चला हमारे पास कोई कागज है, रजिस्ट्रेशन है, वक्त का नोटिफिकेशन है और गजट है, तो हम हमारे लिए कोई वो नहीं है कि वक्त के लिए ये रखा गया कि कोई लिमिटेशन नहीं होगी। उसकी जो लिमिटेशन एक्ट बनाया गया है, किसी से आपको कब्जा लेना है तो उसका 12 साल का टाइम होता है, लेकिन वक्त एक्ट में ये रखा गया कि अगर वक्त की जमीन पर साबित होती है तो लिमिटेशन पे मुकदमा नहीं हुएगा, इस पे मुकदमा नहीं मिलेगा। बाकी आप जिससे लेना चाहते हैं वो बताए कि ये प्रॉपर्टी जो है वो उसकी है या नहीं है, अगर प्रूफ हो जाता है तो मिलेगी, लेकिन लिमिटेशन का कोई जरूरत नहीं। अब दूसरा इशू आ जाइए, ये लोग बहुत प्रोगंडा करते हैं कि अभी तक जो है कानून में यही प्रोविजन नहीं था कि जहां तो एक मुसलमान कह दे कि ये वक्त की जमीन है, जमीन हो गई, कैसे हो जाएगी भाई ये सब? ऐसे ये न कहीं कानून में पहले था, न अब है, न पहले कभी रहा है, ऐसे हो ही नहीं सकता। और क्या ऐसी चीज हमारे यहाँ तो एक और सिस्टम भी है जो मुसलमानों में है, गाजिब की जगह पे नमाज नहीं होती। ये हमारे तमाम मतलब आमतौर पर है कि अगर गाजी की जगह है, अगर हमने किसी की जगह हड़प दी उसमें नमाज नहीं होगी, तो हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो ये कंसेप्ट ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये कंसेप्ट। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जहां रखने के हाथ ये कोई न पहले कानून था न अब है। अगर किसी से पूछ लीजिए कहा है कानून बताइए कि जिसको मैं कहूँ प्रॉपर्टी ले लीजिए और ये पहले हो जाएगा, आप पहले ही वाला कानून जाइए दिखाइए, नहीं दिखा पाएगा, उसके पास है ही नहीं, झूठा है बिल्कुल। और दूसरा ये कहते हैं कि इनका मुकदमा जो है ट्राइब्यूनल में चलता है और ट्राइब्यूनल के बाद कोई अपील नहीं हो, बिल्कुल झूठ, कोई झूठ। उसके भी अपील है, उसका भी रिवीजन का प्रोग्राम है, और अगर वो रिवीजन में कवर नहीं होता, उसके बाद अगर कवर नहीं होता तो आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन में वो हाईकोर्ट चैलेंज होता है। और कोई भी मुकदमा हो, ट्राइब्यूनल के मुकदमे सारे जो है वो डायरेक्ट हाईकोर्ट में जाते हैं। हमारे एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का इलेक्शन जाता है, तो ट्रिब्यूनल है यही बन गया है। आप अगर कभी जाएंगे पंजाब में भवन के सामने, पंजाब भवन के सामने वो उसका उसकी अपील की ऐसे कोई अपील नहीं है, लेकिन वो अपील चैलेंज होती है, हाईकोर्ट में डायरेक्ट चैलेंज होती है। तो कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें ये बार किया जाए कि आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी चीज को। और अब आप आ जाइए ट्राइब्यूनल में, ट्राइब्यूनल जो बनता है, जो कोर्ट बनी हुई है, जिस उसका नाम दिया गया है ट्राइब्यूनल, कोर्ट से अलग। ट्राइब्यूनल ये चीज है, मैं आपको बता दूं ट्राइब्यूनल और कोर्ट में क्या फर्क होता है। ट्राइब्यूनल वो चीज होती है जो कागजों पे
जो आप कागजों पे उस पर फैसले होते हैं। आपने कागज दिया, इन्होंने कागज दिया, गवर्नमेंट ने कागज दिया, उस पर फैसले होते हैं। ट्राइब्यूनल इसका नाम है। आज मेरे साथी जो यहाँ पे मेरे साथ आए हैं, ये भी जान सुन ले आप कि ट्राइब्यूनल और कोर्ट का फर्क लोगों को नहीं पता है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बहुत सारे वकीलों को नहीं पता है कि कोर्ट में और ट्राइब्यूनल में क्या फर्क है। ट्राइब्यूनल इसलिए आसानी के लिए बनाया गया कि आपने कागज दिए, कागज की ऑथेंटिसिटी चेक की जाएगी, उसके हिसाब से फैसला किया जाएगा। लेकिन कोर्ट में क्या है, कोर्ट में जो आपने दावा पेश किया, उस दावे को कोर्ट के सामने भी गवाही के जरिए प्रूव करना पड़ता है। अगर आप कोर्ट में गवाही के जरिए प्रूव नहीं कर पाते, दावा कितना भी अच्छा हो और आपके कागज बहुत सारे लगा रखे हो, लेकिन उन कागजों को अगर आपने अपने गवाही में साबित नहीं किया, वो कागज पर ही नहीं जाएंगे। तो कोर्ट और ट्राइब्यूनल, तो ट्राइब्यूनल जो है आसानी से ये बनाया गया। और मैं इनके लिए दोबारा से एक बोलना चाहता हूँ, हमारे बीच में बड़े बड़े भाई और उसके बाद प्रोग्राम के बाद भी पूछना चाहता है तो हमारे भाई बोल सकता है। और मैं चाहता हूँ अब्दुल वाहिद कुरैशी माशाल्लाह जो है आप जानते हैं, सारे लोग उनकी मेहनत को मेहनत से काम करते हैं। और हमारे अनिल भारद्वाज जी, मैं चाहता हूँ अब्दुल वाहिद अनिल भारद्वाज सुल्तान भाई पहले आप करें, जोरदार ताली माला भी दो माला मोहम्मद भाई मोहम्मद श्रीकांत क्योंकि आप जानते हैं मतलब मेहनत इनकी इलाके के अंदर होती है, इंशा का करे बहुत ताली। बड़े भाई अनिल भारद्वाज जी से कहूंगा कि आपको संबोधित करें और आप लोगों से कहूंगा कि जो है तालियों का अड्डा फॉर्मेट करें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमारे दिल्ली माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन मेरे भाई अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का, जिन्होंने मुझे मीटिंग के साथ साथ बोलने का मौका दिया। यहाँ आज की इस मीटिंग में हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के दिल्ली के इंचार्ज भाई सिबली मंजूर साहब बहुत अच्छे इंसान भी है दिमाग के और बहुत हाईली पॉलिटिकल साथी है। तो अब ये जो है आपका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का दिल्ली का इनकी गाइडेंस में, इनकी रहनुमाई में चलेगा। और मुझे लगता है कि ये जो जोड़ी है ये बहुत अच्छी है, एक बहुत वाइब्रेंट है, बहुत दम है और निश्चित तौर पर ऐसे खड़े होंगे। आइए हमारे फारूक रईस फारूकी जी लीगल के अध्यक्ष बहुत लंबा वाला इनको देवी देखे एडवोकेट रईस फारूकी साहब जो लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, वो भी तशरीफ फरमा है और साथ साथ बहुत जिम्मेदारी से अपनी बात रख रहे थे। और वक्त के विषय में जो एक्ट कमिटमेंट करने की सरकार ने कोशिश की है, उसको पॉइंट टू पॉइंट आपके जानकारी में ला रहे थे। और हमारे आज के इस मीटिंग के आयोजक और संयोजक डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मोहम्मद फुरखान बाबू जी, और बाबू के लिए भी तालियां बजाते हमारे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के भी और सैलाघाट के भी। तो मैं सभी को एक तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें हौसला अफजाई दी है आज हमारे इस डिपार्टमेंट की मीटिंग में आकर। और आपकी जो जानकारी है
वो निश्चित तौर पर वक्त के विषय में जो बात एडवोकेट रईस फारूकी जी ने कही कि उन्होंने आपसे अपनी बात रखी है, उसके बाद भी आपके जो सवाल होंगे उनकी जिम्मेदारी से वो जवाब भी देंगे, आपको जो कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे वक्त से। तो मैं उनके सब्जेक्ट में बहुत अंदर नहीं घुसना चाहता। राजेंद्र सिंह जी, हमारे मालिक सिंह साहब और सभी मेंबरान, और ये इनका सब्जेक्ट है। तो एक्सपर्ट टू सब्जेक्ट जब होता है कोई, तो वो उसी को मुबारक है। आप जरूर इसमें और बेहतर तरीके से लोगों को समझा पाएंगे। बहुत छोटी सी बात है कि आज जो सबसे बड़ी जरूरत आप महसूस कर रहे होंगे वो आपस में भाईचारे की कमजोरी है, और कोई जिम्मेदार नहीं है। इस देश के हुकूमत की सोच और नीयत और नीति में फर्क महसूस होगा। जहां हुकूमत को सबको साथ लेके चलने का रास्ता तय करना चाहिए, वहां कहीं ना कहीं वो कहते तो हैं सबका साथ सबका विकास, पर उस नारे के आसपास भी वो नजर नहीं। उनकी जो सोच है, उनके जहन में संकीर्णता है, कहीं ना कहीं बहुत छोटा हो गया है दिल और दिमाग दोनों। और वो जिस एंगल से इस देश को देख रहे हैं, इस देश के माइनॉरिटीज को विशेषकर, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी हो, सिख हो, दूसरे ईसाई भाई हो, दूसरी और कम्युनिटीज हो, वो रास्ता ठीक नहीं है इस देश को। इस देश को, जब ये देश आजाद हिंदुस्तान के तरीके से आया, तो इस देश के एकता और अखंडता के लिए बहुत कुर्बानियां यहाँ इस देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए। देश की आजादी से पहले तो जो सादी शहादत और सादी विरासत थी, वो हमारी पूंजी है, वो हमारी विरासत जो है वो पूंजी है। लेकिन उस पूंजी को बचाने के लिए जो देश की आजादी के बाद लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, और विशेषकर हम तो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस जमात तो आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी, हमारे तो दो प्राइम मिनिस्टर, इस देश की मैं कहूंगा सबसे चर्चित शख्सियत और एक ऐसी महान नेता जिसने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जान दी, वो गरीबों की मसीहा थी, वो गरीबों के लिए हमदर्द थी, वो गरीबों के लिए सोचती थी। इस दिल्ली में 47 रीसेटलमेंट कॉलोनी बनी है। जो स्लम में रहते थे ना लोग, जो गुर्बत में रहते थे, जिनके पास छत नहीं थी, जिनको रोज प्रशासन से जूझना पड़ता था, कि वो लोग जो कभी पुलिस का डंडा चलता था, कभी एमसीडी का बुलडोजर चलता था, कभी जेसीबी आके हटाई जाती थी, वो बड़ी संख्या में 47 रीसेटलमेंट कॉलोनी अगर किसी ने बनाकर गरीब को अच्छी छत के साथ, इज्जत सम्मान के साथ रहने का दिल्ली में मौका दिया, तो इंदिरा गांधी थी, जिसने इस देश को दिया। और मैं समझता हूं कि आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नेता थी वो। उन्होंने बहुत काम किया। और हमारे दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, वो भी आतंकवाद के खिलाफ शहीद हुए। सरदार बेअंत सिंह पंजाब की धरती से आतंकवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने भी अपनी शहादत दी। हमारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने इस देश के नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट हो, बॉर्डरिंग स्टेट हो, जम्मू कश्मीर हो, वहां इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जानें दी। तो ये पार्टी एक ऐसी आई है जो हमसे भी सर्टिफिकेट इशू करने की कोशिश करती है कि देश के लोग कौन है, देश प्रेमी कौन है। एक सर्टिफिकेट बांटते हैं राष्ट्रवाद का, और ये खुद ही बांट लेते हैं उसे। गलत तो नहीं है रही, अपने आप तय कर लेते हैं। कई बार देखते हैं आप, आजकल बड़े उससे आते हैं कि वो लाठी लाठी चला रहे होते हैं लगातार। अरे भैया, इतना शौक है, इतने लंबा समय हो गया, एक बार आजमाओ ना बॉर्डर पे, उसको अपनी कसरत को वहां दिखाओ तो सही। कितने कितने तुम इस देश को चाहने वाले हो, कितने इस देश को, इस मुल्क को मानने वाले हो, उस देश को
हिफाजत करने वाले हो वहां दिखाओ ना। आज जरूरत है हमें ऐसे लोगों से अपने को और अपने लोगों को बचाना। ये देश आपका भी उतना ही है। ये देश हर वो इंसान जो इस देश का बासिंदा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जो भी इस देश में रहने वाला है, वो देश सबका बराबर है। इस देश में विधि विधान और संविधान से शासन होना चाहिए, लेकिन अगर हुकूमती दिल छोटा और जहन छोटा कर ले तो परेशानी आती। आज वो परेशानी विशेषकर हमारे माइनॉरिटी के जो साथी हैं वो झेल रहे हैं, और हम ये महसूस करते हैं कि इस देश के लिए अगर आज आइए चौधरी सलाम साहब, सलाम है आपको, आइए। आज जो हमारे देश के जो नौजवान है, जिसका एक भविष्य है, जिसका एक आने वाला समय है, इस देश के बच्चे हैं, उनके जहन में आप क्या घुसाना चाह रहे हैं? ये जो आप डाल रहे हैं ना, ये बहुत नुकसानदेह। जो प्यार, जो मोहब्बत, जो एक दूसरे से रिश्ता जो कोशिश कर रहे हैं, हम तो उनसे ये इंतजार करेंगे। हम उनके खिलाफ आइडियोलॉजिकली लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, हमें कोई उनसे दिक्कत नहीं है। वो अपने आप को कितना ही ताकतवर समझे हुकूमत में, लेकिन हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमें जो महात्मा गांधी से सीख मिली है, हम उस रास्ते पे उनसे लड़ते रहेंगे, हमें कोई कमजोरी नहीं। लेकिन हम कहेंगे कि इन्होंने कोशिश की है, फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, अरे सागर बांटा है धरती माटी, मत बांटो इंसान। ये इंसानियत को जिंदा रखना है, उस इंसानियत को बचा के रखना है। यही सबसे बड़ी हमारी ताकत है इस देश की, नहीं तो ये देश तो बिखर जाए। इस देश की जो सबसे बड़ी ताकत है हमारी सबकी एक दूसरे के लिए जो प्यार है, जो एक दूसरे से जो रिश्ता महसूस करते हैं, हमने तो कभी नहीं ऐसा महसूस किया कांग्रेस के लोग। अगर कहीं खान साहब को कोई तकलीफ होती है तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे भाई क्या हाल है, गलत तो नहीं है। तो हम जो इंसानियत के नाते जो हम कर सकते हैं, हुकूमतों का एक रोल है, लेकिन हुकूमत अगर रास्ता भटक रही है तो कहीं ना कहीं आम आवाम को उस पर लगाम लगाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आज जब आपको छोटे टुकड़ों में लोग मिलते हैं, मैं कहना नहीं चाहता या सियासत का कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं एक सवाल आपको। जब दिल्ली में चुनाव आता है ना, तो एक आदमी बहुत जोर जोर से खिलाफत में खड़ा होता है और बताता है कि मैं मुख्य विरोधी हूं। उनको जो लाए थे अन्ना हजारे साहब, वो 11-12 साल से गायब हैं ग्राफ से, और उन्होंने करप्शन चुपकाया था कांग्रेस के ऊपर, चोर 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 चोर। हम पे तो ना 2G रुकी, ना 3G रुकी, ना 4G रुकी, कोई जी नहीं रुका, ना CWG रुकी, सब में बात साफ आया कांग्रेस का राज। कांग्रेस की हुकूमत रहते हुए हमने सुरेश चंबाड़ी पर अपने एमपीओ पे केस दर्ज कराए थे, लेकिन अगर अदालत उन्हें बरी कर रही है तो हम पे तो कोई इल्जाम नहीं। आपने एक इनके एलिमेंट घुस गए थे सरकार में, उन्होंने काम दिया 180 लाख करोड़, इतने करोड़ दिमाग में ही बना दिया। लोगों ने सोचा पता नहीं क्या करप्शन हो गया, अब वो जीरो है। अब वो अन्ना हजारे साहब वहां से उठते नहीं आते। उनके एक संगी चेले हैं, मैं कहना नहीं चाहता, दिल्ली में बहुत ताल ठोकते हैं। दिल्ली के एक इशू पे माइनॉरिटी के खड़ा हुआ वो आदमी कभी एक इशू पे आपके साथ खड़ा नजर आया आपको? आज चुनाव जी हारने के बाद आज तक एक शब्द बीजेपी के खिलाफ बोला वो आदमी? मुझे आप दिल्ली में मुझे कॉर्पोरेशन दे दीजिए, बहुत भ्रष्ट है। एक बार दिल्ली में कॉर्पोरेशन में केजरीवाल, आज 2 साल बाद जब बीजेपी के खिलाफ मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आया तो आप पीछे हट गए। क्या आपकी साझेदारी और भागीदारी है? क्या आपका हिस्सेदारी है सरकार के साथ? जब आप अपने फैसलों के लिए झुक जाते हैं, टूट जाते हैं और आप समझौते करते हैं, अंदर पाते,
हमारा स्पष्ट आरोप है, कांग्रेस के पास 8 मेंबर थे, हमारे पास, हमें हार बिल्कुल मंजूर थी, लेकिन हमने आइडियोलॉजिकली हमने कहा बीजेपी के खिलाफ है, हम इस विचारधारा के खिलाफ है, हमने अपना मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार खड़े किए। 8 कैंडिडेट, 8 कॉर्पोरेशन के मेंबर होते हुए भी, और कोशिश की बीजेपी ने कि हम कहीं ना कहीं एक दो को तोड़ पाए और ये बता दें कि इनकी आदमी नहीं रहे, लेकिन हमारे हाथों ने हमें वोट किया। हमारा एक सिंबॉलिकल लड़ाई थी, हमने कहा कि हम वॉक ओवर नहीं देंगे इस ऐसी नियत वाले लोगों को, लेकिन वो जो दिल्ली की सियासत में आपने 3-3 बार जिनकी सरकारें बना दिया, मैं पूछता हूं खामोशी का कारण क्या है भाई? आप सड़क पे नजर आए माइनॉरिटी के लिए एक बार भी? दिल्ली में क्या क्या हुआ आपने एक बार आपकी आवाज आई? आज उसको भी जांचने की जरूरत है, आज उनसे भी पूछने की जरूरत है। आप चुन तो देते हो, जब इशू आया था कोई आया था आपके टोक की मस्जिद पे? ये घूम रहे थे ना हमारे साथ, यही है ना वाहिदपुर ऐसी। फिर जब ये कहते हैं कि हमारे को मदद कीजिए, हमें ताकत दीजिए, हमें आप वोट की ताकत दीजिए, तो आप फिर क्यों बदल जाते हैं भैया? जरा सोचना चाहिए ना, लॉन्ग टर्म भी सोचना चाहिए। ये समझना चाहिए कि जो लोग आपके साथ दिखाने की कोशिश करते हैं, है नहीं। दिल्ली में माइनॉरिटी के साथ इतने इश्यूज आए, एक बार आपको वो आदमी खड़ा नजर आया तो मुझे बता दें, गलत तो नहीं? आप अपने दिल पे हाथ रख के सोच लें। लेकिन फिर क्यों एक बार, 2 बार, 3 बार आप क्यों उनको हुकूमत दे रहे हो? क्यों उनको ताकत दे रहे हो भाई? कांग्रेस लड़ रही है, राहुल गांधी आपके लिए लड़ रहा है। एक ऐसा आदमी है जो सच्चा है, सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो किसी को समझ आए ना आए, हो सकता है थोड़े दिन बाद आपको कई चीजें स्पष्ट नजर आएंगी। वो लड़ रहा है सड़क पे, आज इनके बिहार में लड़ रहा है, उसको मीटिंग नहीं करने देते, उस पर मुकदमे बनाते हैं, झूठे झूठे मुकदमे बनाते हैं। लेकिन उसने कहा कि मैं किसी मुकदमे से डरने वाला नहीं हूं, मेरा डीएनए डरने वाला नहीं। एक परिवार जिसके 2 प्रमुख लोग जिनकी हत्या हो गई हो, उसके बावजूद उनका एक परिवार का नौजवान निकलता है ना सड़कों पे, निकलता है ना लोगों की दुख तकलीफ के लिए, खड़ा होकर आवाज उठाता है ना सच के लिए। लेकिन आपको उसको ताकत देनी पड़ेगी। वक्फ हो, हम बोले उस पर, हमारी सरकार के जितने हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, आपके माइनॉरिटी के चेयरमैन और इमरान प्रतापगढ़ी या दूसरे हमारे दूसरे मेंबर और माइनॉरिटी से अलग हटके भी अलग अलग लोगों ने कांग्रेस के रास्ते पे आवाज उठाई। ये जो एक्ट है ये खराब करने वाला, खत्म करने वाला, इस पे लोगों से नहीं जी बहुत अच्छा है। पहले किसानों के 3 कानून लाए साहब, बहुत अच्छा है, किसानों से तो पूछ लो, वो कह रहे हैं काले कानून है। अगर मैं आपके लिए मैं कह रहा हूं आपकी सहूलियत के लिए बना रहे हैं साहब, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अरे उससे पूछो तो सही जिसको फायदा दे रहे हो कि इससे फायदा होगा या नहीं। आपने उससे चर्चा की, आपने दिल्ली और देश में माइनॉरिटी के लोगों से पूछा हम वक्त में ये चेंज कर रहे हैं भाई, इसमें आपका फायदा है? आप थोपने के बाद कहते हैं, और जब आपको पीछे हटना पड़ा तो किसान कानून आपको वापस ले, वही आज फिर धक्का हो रहा है, फिर जबरदस्ती हो रही है। नहीं जी आपके लिए बहुत अच्छा है। अरे भाई मुझे जो जरूरत है, मेरी जो जरूरतें हैं वो मुझसे पूछ के ही तो आप तय करोगे। आप गर्मी में कह रहे हो कि मैं आपको सूट से ला रहा हूं, अरे मानना चाहता है भैया, फिर नियत क्या है? तो वो कहीं ना कहीं हमें भी सोचने की जरूरत है। ये जो साथी हैं जो इधर बैठे हैं, चाहे सामने बैठे, ये परिवार है, ये आपके साथ खड़े होते हैं सुख दुख में। तो इसको भी आपने समझना है कि आपकी दुख तकलीफों में कौन खड़ा होता है, कौन साथ निभाता है। तो इसलिए मैं तो सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि सब्जेक्ट पे तो रईस फारूकी साहब ने बात रखी है और भी हमारे साथी रखेंगे, लेकिन मुझे बुलाया था, वाइस साहब का आदेश हुआ, फुरकान भाई ने कहा नहीं जरूर आना है, तो मैंने कुछ और भी 1-2 कार्यक्रम थे, तो मैं आज थोड़ा सा माफी चाहता हूं। और विशेषकर क्योंकि हमारे मेहमान के तौर पे हमारे मंजूर साहब हमारे साथी और दोस्त, काफी कदम आपके साथ चल रहे हैं,
हम सब इनके साथ हैं और वाहिद साहब के साथ हैं। और वाहिद में बहुत जज्बा है, सच बता रहे हैं, बहुत बहुत इसमें लड़ने की और लड़क है। इसके अंदर जो डिफेंस है ना, वो सच्चा है, इंसान वाला है, बहुत लोगों के दुख तकलीफ और चीजों के लिए लड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसे आपका साथ रहेगा। हम समझते हैं कि ये जोड़ी दिल्ली में माइनॉरिटीज के लिए अच्छा निकालेगी। और भाई कोई तकलीफें रहे तो हमारे वकील साहब मौजूद है, बहुत बढ़िया इंसान है और बहुत अच्छी बात आपको बता भी रहे थे। तो मिलजुल के हम सब लोग ये कोशिश करें कि नंबर 1 तो इस देश का, इस हमारे हाथ में पूरे देश की अगर लगाम नहीं है, लेकिन जहां आप हैं इंसानियत को बचाने के लिए, इस भाईचारे को बचाने के लिए जरूर काम करें। और कहीं ना कहीं अगर कोई इसको रोकता है तो उसके खिलाफ भी थोड़ा हिम्मत होकर खड़े होने की कोशिश, इनको ताकत दीजिए, इस जमात को ताकत दीजिए। तो फुरकान बहुत मेहनती है, बहुत भागता है जगह जगह, और कई बाइक कई ऐसे निकलते। तो ये वो नौजवान है जो अपना समय, अपने परिवार का, अपने दूसरे अहम चीजों को छोड़कर आपके सुख दुख के साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि भाईचारे के लिए जरूर एक साथ मिलकर हमेशा ये कोशिश करें कि वो कमजोर ना हो। वो कमजोर होता है तो कहीं ना कहीं ये देश कमजोर, और हम सब इस देश में ये कोशिश कर रहे हैं कि जब आपकी चीजें आपके हाथ में आएंगी तो वकील साहब जानते हैं कि बहुत जोर से डंडा चलाना भी कांग्रेस हम चलाते नहीं है, लेकिन अगर चलाना पड़ता है तो फिर चलाते हैं। हाँ, नहीं अपना काम हमें भी कहीं ना कहीं ये नहीं है ना, वही तो जब चलेगा। तो राहुल गांधी कमजोर आदमी नहीं है, पहले से ही बता रहा है, देख लो गिन लो क्या क्या जुल्म लोगों पे कर रहे हो, जुल्मों का हिसाब लेंगे, समय आने पर इन जुल्मों का हिसाब है। आप सब, हम सब मिलकर अच्छी कोशिश करें, एक दूसरे के साथ भाईचारे को मजबूत करें। आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से निजी तौर पर बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया सारे साथियों को, और शुभकामनाएं भी कि भाई हम इसमें अपने इस मिशन में, इस भाईचारे को बढ़ाने में, इंसानियत को बढ़ाने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारे हमारे चारों मेंबर साहब हमारे कांग्रेस कमेटी के स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं हमारा सदर जावेद भाई आ गए हैं और मैं इनसे बिना तकल्लुफ़ के इनसे इजाजत ले रहा हूँ। आप आए और मैं जाता हूँ, नाराजगी मत रखना भाई। थैंक यू। कुछ हमारे साथी हैं जो डिपार्टमेंट के, हमारे दिल्ली प्रदेश के डिपार्टमेंट के साथी हैं, मैं उनको भी मंच पे यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ, लेकिन मंच पे जगह कम है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जैसे खुशी सैयद साहब है, चाहत खान साहब है, अभी चलो हमारे मोहम्मद अलीम है, सलीम अलवी, मुनव्वर सोलंकी साहब, मोहम्मद आबिद, मैं उनको शाल से स्वागत कराना चाहता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट के साथी हैं, मेरे साथ पूरी दिल्ली के अंदर मेहनत करते हैं। तो आप इधर आ जाइए, ऊपर मुनव्वर भी हमारे आ जाइए, अलीम भाई यहाँ आ जाइए सामने। भाई आप इन लोग में आए हैं तो इन लोग की तरफ से स्वागत भी होना चाहिए। सुल्तान साहब पर थोड़ी जानी चाहिए, टॉकी भाई आ जाइए, आमिर आ जाइए। पुराना साथी को बुलाया। हाँ, औसत भाई ऊपर आइए, औसत भाई ऊपर आइए, माला पे। हाँ, और आपका भी स्वागत शाम से आए। सनी मजनू जी यहाँ पर आए, आधे के चेयरमैन है हमारे, सिकंदर भाई के भाई भी है, तो आप स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। भाई फोटो खींचते रहेंगे क्या? ये सलीम भाई भी स्वागत फोटो मांगे। भाई देखो, शाल से इनका स्वागत इतना जरूरी है क्योंकि वाहिद कुरैशी साहब छोटा भाई है और बहुत लंबे समय से एक साथ हम सब लोगों ने दिल्ली के अंदर राजनीति करी है।
मैंने स्वयं में यूथ कांग्रेस में सबने कहा है, लेकिन एक चीज की खुशी यह है कि कम से कम इसमें मेरे उन कदमों को निशानों को बराबर से चलता रहा है, क्योंकि मैंने भी यूथ कांग्रेस एनएसवाई करने के बाद दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाली थी 2006 में। तब मैं दिल्ली में माइनॉरिटी का चेयरमैन था। तो उसके बाद खुशी ये होती है कि छोटे भाई के कम से कम वो आगे बढ़ा है, अपने लगातार मेहनत से कोशिश पे आ गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस जो विचारधारा है हमारी, उसके अंदर मैं समझता हूँ अगर काम करने का मौका मिले तो मेन कांग्रेस से ज्यादा अच्छा जो है ये डिपार्टमेंट है हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, जिसके अंदर सिख भी है, जैन भी है, मुस्लिम भी है, तकरीबन आबादी का 70% हिस्सा इसमें कवर हो जाता है हमारी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जरिए अगर आप राजनीति करनी है। और खासतौर से अपने लोगों की खिदमत का जो अगर जज्बा है तो उससे अच्छा ये मुकाम यहाँ डिपार्टमेंट से अच्छा कोई काम करने का जरूरत नहीं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जो खिदमत है भाई दिल्ली के अंदर मेहनत करना चाहिए लंबे समय के, और जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने जो दौर के अंदर शुरुआत की थी लेकिन वो बहुत कांग्रेस का दौर था जो हम लोगों ने करी थी। तो कई सारे प्रोडक्ट उसमें से निकले थे। जाकिर जमनाबाद वो मेरा जिला अध्यक्ष था उस टाइम में, 2 बार कॉर्पोरेशन लड़ी, 1 बार कॉर्पोरेटर बना, 2 बार असेंबली भी लड़ी बालापुर से। तो और उसके अलावा अपना ये मटिया नहर से मैंने उनको जामा मस्जिद का कॉर्पोरेशन का टिकट लगाया था, आसिफ अहमद खान के, तो बाद में वो आम आदमी भी जाके मंत्री बने। कई सारे साथी जो आगे चलकर बहुत ज्यादा करते इसलिए बोला, लेकिन मेहनत आपकी डर लगती। मैं आपके बीच में कह रहा हूँ, आपके हमारे बीच के अंदर हमारे यहाँ पे शिवरी भाई है जो इंचार्ज बनकर आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली के अंदर। और खासतौर से जो चांदनी के चौक के क्षेत्रों के अंदर मेरे साथ जिला के अंदर प्रोग्राम बहुत मेहनत कर रहे हैं साथी है। अच्छा लगता है कि सब लोग रहते हैं साथ में। यहाँ हमारे रईस भाई है, बड़े हैं हमारे, बहुत लंबे समय से रईस भाई का ताल्लुक हमारा रहा है पुराने दिल्ली के अंदर से भी, और अब तक है ये वहां चले हैं जमनाबाद। लेकिन ये कि कभी जगह जब भी कोई मसले होते हैं या कोई परेशानी है लोगों की आती है सामने तो वही भाई डिस्कस करना चाहिए। छोटा भाई इमरान है, ये भी साथ में है कि मेरे साथ जिला की कमेटी के अंदर की सेक्रेटरी है, तो उसका भी यहाँ पे स्वागत है। तमाम मौजूद हाजिर। अच्छा ये भी है मिर्जा साहब, असद साहब, ये तो पड़ोसी भी है, छोटा भाई भी है। ये तो शाहगंज जो मेरा रिहाइश है जहाँ वहां से पड़ोसी है और छोटा भाई है, तो जब भी जाना तो खामोश नहीं रहता है। सभी मौजूद हाजिर। देखिए जो आज का मौजूदा दौर है उसके ऊपर हम लोग सोचे बात करें तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के जो हालात जानबूझ करके आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये सीधा साधा एक वोट बैंक का खेल है। जिस तरीके से ये चाह रहे हैं कि अपने से वोट बैंक को कायम रखें, लेकिन जितना आप सोचेंगे देखेंगे जहां जहां इलेक्शन हुए हैं, अगर हम सारे वोटों को मिला लेंगे इंडिया गठबंधन के अंदर आए हैं उसके अंदर वो कहीं नहीं है, 38% से आगे बढ़ी चुका है। और दिन ब दिन उनकी जो परसेंटेज है वोटों की वो कम हो रही है। उनको लग रहा है कि इसको किस तरह से अलग चीजों को मैनिपुलेट किया जाए और आपस में लड़वा के उसका फायदा उठाया जाए। लेकिन ये मुल्क इतना बड़ा है, इतने लोग, इतने मानने वाले, इतने धर्मों के लोग हैं, तो आप उन सब चीजों को भी देखते हैं कि 80% तकरीबन वो आबादी का हिस्सा जो है वो आज भी आपसी भाईचारे, मोहब्बत और प्यार के साथ मुल्क में रहना चाहता है, आपसी भाईचारे को कायम रखना चाहता है। वो गंगा जमनी तहजीब जो हमारी पुरानी उन रिवायतों को कायम रखना चाहता है। लेकिन कुछ चंद लोग होते हैं हर जगह, वो जो हरकत नहीं करता उससे उनको फायदा होता है, लेकिन अपने जाति मफादात के लिए मुल्क को अगर आप पीछे रख रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, नाकामी। आपको ये चीज समझनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह होती है, लोगों को करनी चाहिए, लेकिन मुद्दों पर होनी चाहिए और लोगों को जो फ्यूचर है उसको देख के उसमें हमें करना चाहिए। रही भाई ने आपको बहुत ज्यादा तरीके से मेरे ख्याल से वक्त बिल के ऊपर बनाया है, जो भी ये सब भी देख रहे हैं। तो वक्त संशोधन बिल जो है वो न सिर्फ मुसलमानों के लिए जो हमारे अजदाद के हमारे लिए चीजें छोड़ी है उसको खत्म करने का जरिया है, बल्कि इस मुल्क का जो कानून है, जो कानून और उसको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उसके अंदर भी एक कदम है ये कि किस तरीके से यहाँ पर उस चीज को खत्म किया जाए कि कानून को तोड़कर उसको सब चीजों को बाला काम रखकर
हम लोगों को और वक्त की जमीनों को हल न जाए। जिस दिन से दिल्ली के अंदर चौथी सरकार है, कॉर्पोरेशन इनके पास, असेंबली इनके पास, पार्लियामेंट इनके पास, उसके बावजूद लगातार टारगेट कौन हो रहा है? गरीब और आवाम। बुलडोजर चल रहे हैं। जोधपुर के ऊपर देखिए क्या असर किया है, एक साथ 10-10, 12-12 बुलडोजर चल रहे हैं। खानपुर में, जमुना पार में, जहां जहां हमको नजर आ रहे थे झुग्गी, मकान, कच्ची चीजें हैं, किसी न किसी तरीके से परेशान करके उन सबको साफ किया जाए, जमीनें खाली करी जाए। भाई आपको इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है जमीनों की? इन्हें वो जमीनें अपने उन ट्रेडर्स को, डीलरों को देनी है जिनके नजर इन सब जगहों के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों को इन सब चीजों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और वक्त के ऊपर जो कब्जा है वो हम सब लोगों की जाति वफादात को जो है उसको खत्म करने के लिए है। जो हमारी बच्चे आने वाले भविष्य है, जो मदरसों में पढ़ते हैं, जो हमारी बीमाएं हैं, उनके जो अखराजात चलते हैं, या हमारे इमाम और मौजूद की तनख्वाहें हैं, ये उस सब चीजों को एक तरीके से पीछे से जो हम कहते हैं ना, जो रेत की हड्डी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये किसी सूरत से चाहते हैं कि वो सिस्टम कोलैप्स हो, तोड़े और मुसलमान एक तरह से तरीके से टूटे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं कि हर तरीके से, हर दौर से हम लोग गुजरे हैं, तरीके से हम लोग झेला है, और आजादी से पहले में, आजादी के बाद हुई। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए तो मेरे ख्याल से आजादी के पहले के माहौल में भी जाते हैं, जो हमने अपने अंदाज से सुना है, बड़ों से सुना है, किस तरीके से इस मुल्क के अंदर अगर आजादी का बोल बजाए तो उलमाओं ने बजाया। हमारे उलमाओं ने ही इस मुल्क को आजादी के लिए आवाज दी। अंग्रेजों से अगर पहली बार किसी की लड़ाई लड़ी लाल कुमार के नाम पे, तो अंग्रेजों से हमारे उलमाओं ने लड़ाई लड़ी। ये तुम्हें शहादत मदरसों में और उन उलमाओं ने की। ये हम सबको आज याद रखनी चाहिए, आने वाली नस्ल को बतानी चाहिए कि हमारे बाद जो लोग इस मुल्क में रहे तो बताएं कि इस मुल्क के अंदर हमारा इससे ज्यादा हिस्सा है। उनकी कुर्बानियां इतनी हमारे अजदाद की कि जिस आजादी के अंदर जो अकेले हर जिंदगी नहीं, ये मिलते जुलते सबने इकट्ठे कर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने आजादी लेने के लिए अपनी जाने निसार करी मुल्क के ऊपर। तो हम किसी कीमत के ऊपर भी आपसी भाईचारे को खत्म नहीं देंगे। कि लड़ाई कानून है, कानून के तरीके से लड़ जाएंगे। आज भी हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे जो फैसले आएंगे वो हमारे मुताबिक आएंगे, और हमारी बड़ों को भी ये उम्मीद है। इसीलिए काफी लोग इसके ऊपर नजरबंद बनाए हुए हैं। कल 15 तारीख को कोर्ट के अंदर भीड़ लगी थी, शायद 20 तारीख को, 20 तारीख को मंगल को दोबारा सुनाएंगे, और उसको शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया गया है। कई सारे केसेस को कलेक्ट करके और वो कर लिया गया है, और इतवार को शायद शिकायत जो जिसमें अमेंडमेंट होना है उसके लिए आखिरी वक्त दिया है। फारूक भाई आ जाइए। तो मैं आज की इस मीटिंग के लिए वाहिद भाई को, शिबली भाई को, खास तौर पे हमारे छोटा भाई फुरकान है जिले के अंदर रहता है, इसीलिए खास तौर से कह रहे हैं कि इसको वही करने हैं। तो मैं शिबली भाई हमारे बीच में आए हैं, हमारे यहाँ के दिल्ली के ऑर्गेनल इंचार्ज करके आप सबके, मैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से उनका यहाँ स्वागत करता हूँ। और बड़े भाई इंशाअल्लाह आप सब लोग भी तुम्हारी टीम है भाई, उम्मीद है कि आगे चलकर सबको कहीं ना कहीं मौके मिलेंगे संगठन में काम करने के, लक्ष्य मिलने के। और सबसे बड़ी उम्मीद मुझे यह है कि इंशाअल्लाह तुम्हें कहीं ना कहीं मजबूत मिलना है, मेहनत इसी तरह जारी रहेगी, और उसकी लड़ाई हम सब मिल लड़ेंगे। मुकेश साहब भाई का स्वागत करना चाह रहे हैं। तो मैं ये तमाम अल्फाज के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। खुदा नमाज का टाइम भी हो गया है, नमाज काफी चाहते हैं, गुना लगेगा कोई बात नहीं। अब अल्लाह माफ करे मेरे को, लेकिन आप लोगों का शुक्रिया था। सबके बदले की पड़ेगा, सबके बदले नमाज मेरी मेरा छुट्टी है, तो सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे अंग जिनका इंतजार था सिंधी मंदिर साहब का,
बार सामने से स्वागत कराना चाहता हूँ श्री मंजूर साहब का, और हमारे नए इंचार्ज में दोनों कार्य से स्वागत करें और आपके खबर बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद कुरैशी साहब आपका। आप हमारे अजीज भाई हैं और आपकी मेहनत लगन को आज से नहीं पिछले कई सालों से हमने देखा है दिल्ली की सड़कों पे, और मैं समझता हूं और ये यकीन है कि आगे भी इसी तरह से इस मेहनत को आप रखेंगे जारी और पार्टी को मजबूत करेंगे, आवाम की आवाज बनेंगे। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश ये है कि आने वाले वक्त में आप सदन से भी आवाम की आवाज को उठाएंगे इंशाल्लाह। हमारे बीच में जावेद मिर्जा भाई, हमारे बड़े भाई जिलाध्यक्ष है यहाँ के मेन बॉडी के, और उन्होंने अपने पूरी जो सियासी सफर रहा उसके बारे में आपको बताया था किस तरह से यूथ कांग्रेस से होते हुए, मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए, दिल्ली की जनता की आवाज उठाते हुए आज एक जिले के अध्यक्ष के रूप में आप सबकी सेवा में है, आप सबकी आवाज उठाते हैं। मैं उनका समर्थन करता हूँ। अमित भारद्वाज जी अभी यहाँ मौजूद थे, थोड़ी देर पहले उन्होंने आप सबसे बात की, गुफ्तगू की, बहुत अच्छी बातें की उन्होंने। और जिस मुहिम के तहत हम सब जमा हुए हैं, जिसके बारे में सब लोग मिलकर बात कर रहे हैं, जो अपनी तहजीब की बात कर रहे हैं, उस तहजीब की एक बहुत बड़ी झलक आपने 10 मिनट पहले इस मंच पर देखी थी, जब बात वक्फ अजमेर के ऊपर हो रही थी और मंच पे बोलने वाले शख्स का नाम अमित भारद्वाज था, उनके साथ में बैठे हुए शख्स का नाम राजेंद्र सिंह था जो सिख समाज से आते हैं। ये है वो देश, ये है वो समाज जो कांग्रेस पार्टी का विजन है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश को पहले चलाया है और आगे चलाने का विजन रखती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी हो, खड़गे जी हो, हमारे विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी साहब हो, सब उसी विजन के साथ मुल्क के उसी मुस्तकबिल के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम सब उनके सिपाही उसी मुस्तकबिल के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं फुरकान कुरैशी साहब का कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे इस प्रोग्राम को फुरकान, अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजन था। वैसे अभी इरशाद भाई ने एक शेर जो कहा था, मैं चाहता हूं कि वो शेर फिर से दोहरा दिया जाए कि तो सैयद भी हो, मुर्गा भी हो, अफगान भी हो, ये बताओ कि तुम मुसलमान भी हो। तो फुरकान साहब का बहुत शुक्रिया कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन किया। कल भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, इसमें से कई सारे साथी वहां मौजूद थे। परमिशन नहीं होने के बाद भी हमने प्रदर्शन किया और ऐसी जगह पे किया कि जहां पे 4 लोगों का 4 मिनट खड़ा रहना मुश्किल होता है, वहां बड़ी तादाद में आपके भाइयों ने, आपके साथियों ने वहां पे आपकी आवाज को बुलंद किया। सोफिया कुरैशी जी के विरोध में जो विजय शाह ने जो बड़ी अलग बातें की है, उसके विरोध में उसका इस्तीफा मांगने के लिए हम नेशनल वॉर मेमोरियल पर खड़े रहे 1 घंटे तक। सलीम अलवी साहब यहाँ मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, उनका खैर मकदम है। खुर्शीद सैयद साहब वाइस चेयरमैन है डिपार्टमेंट में, अभी दिख रहे थे, पीछे वहां मौजूद है, उनका खैर मकदम है। चाहत मियां भाई आपका खैर मकदम है, आपको मैं देखता हूँ हर प्रोग्राम में दिन हो रहा तो आप डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए मौजूद रहते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हम सब आपके। डॉक्टर साहब तो यहाँ बैठे हुए, उनकी बातें हमने सुनी, बड़े संक्षेप में बहुत मुख्तसर सी बात आपने की कि अच्छा लगा मुझे। अलीम भाई यहाँ मौजूद है, हमारे जिला चेयरमैन है, अलीम भाई यहाँ मौजूद है, उनका खैर मकदम करता हूँ। आमिर साहब जनरल सेक्रेटरी है विभाग में, उनका खैर मकदम करता हूँ। तौकीर भाई आए हुए, उनका खैर मकदम करता हूँ। मनोहर सोलंकी साहब है जनरल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट में, उनका खैर मकदम करता हूँ। आज की जो नशिस्त है, आज की जो महफिल है, आज की जो आप लोगों की वहां मौजूदगी है, उसके पीछे एक जो कारण है, जो जिस वजह से आप सबको यहाँ बुलाया गया है, फुरकान साहब ने यहाँ जमा किया आप सबको, उसमें एक बड़ा कारण यह था कि वक्फ के ऊपर जो पूरे देश में चर्चा चल रही है, जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं अलग अलग माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हम लोगों को ये बताने की, कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि ये चीज आपके लिए अच्छी है। वो चीज जो हमारे उलमा, जो हमारे समझदार, जो हमारे अच्छी सोच समझ रखने वाले लोग, जो हमारे
लीडरान है उसके लिए मना कर रहे हैं, और हमें ये निकम्मी सरकार, ये नामुराद सरकार ये बताना चाहती है कि वो चीज आपके लिए अच्छी है। तो एक बड़ा गैप महसूस किया गया कि जो जानकारी आवाम के बीच में और जो असल जानकारी है इसके बीच में एक बड़ा गैप है। राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी साहब के साथ ये विमर्श हुआ, अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के साथ हम लोगों ने विमर्श किया और ये तय किया कि पूरी दिल्ली के अंदर हर जिले में हम जाएंगे, और जो ये गैप मौजूद है, जो लोगों के बीच में जो जानकारी है वक्त अधिनियम के उनका जो संशोधन लाया है, और जो असली बात है, जो सही बात है, इन दोनों के बीच का गैप हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज उसी कड़ी में ये कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ फुरकान साहब ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। रईस फारूकी साहब का मौजूद है, हमारे लीडर के इंचार्ज है एसएससी मिनोरिटी की तरफ से, उनकी बहुत सारी मदद रहती है। पूरे मुल्क में जितने भी हमारे कानूनी मामला होते, लीगल मामला होते, रईस फारूकी साहब, रईस भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूं रईस भाई, कि वो सारे मामला में पार्टी के हर एक पदाधिकारी के साथ रईस फारूकी साहब खड़े रहते हैं और हम लोगों की कानूनी मदद करता है। उन्होंने आपको बताया किस तरह से इस कानून के जरिए से आपके संवैधानिक हितों का, संवैधानिक हकों का, जो आईनी हुकूक आपको दिए गए हैं, आइन के जरिए से उनका खुला खुला अवहेलना हो रही है, उसको अनदेखा किया जा रहा है। ये बात इसमें गहराई से समझाना मैं चाहता हूं आप सबको, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे भाई, मेरे छोटे भी बैठे हैं, कि ये मैसेज हमको लोगों तक पहुंचाना होगा कि आज अगर हमारी हक तलफी की कोशिश की जा रही है, आज जो हुकूक हमें आइन के जरिए से दिए गए हैं, जो संविधान की किताब आप देखते हैं हमारे नेता राहुल गांधी हाथ में लेकर चलते हैं, जो आगे लाल आगे कलम की किताब है छोटी सी, वो संविधान जिसे आइन कहते हैं उर्दू में, ये मुल्क कैसे चलेगा, इस मुल्क की बाशिंदे कैसे रहेंगे, उनका क्या किरदार होगा, ये उस किताब में लिखा हुआ है। हमारे वोट देने का हक, हमारे नमाज पढ़ने का हक, हमारे पूजा करने का हक हमें उस किताब के जरिए से इस मुल्क के आइन ने हमें दिया है। उस किताब में लिखे हुए हकों की हमारी हक तलफी की जा रही है इस कानून के जरिए से। कई सारे उसमें ऐसे बुनियादी आर्टिकल है, आर्टिकल 36, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 19 है, जिसका खुला ये सरकार अवहेलना कर रही है, हमारे हकों की हक तलफी करने की साजिश कर रही है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आपके जरिए से ये बात आवाम तक जानी चाहिए कि अगर आज हमारे हकों की हक तलफी की साजिश सरकार कर रही है, तो कल को उनके हक भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए आपको लोगों से बताना होगा, जाना होगा, उनको कन्विंस करना होगा कि आज हमारे साथ खड़े हो। आज हम कम तादाद में है, अल्पसंख्यक है, हमारे साथ ये सरकार जुल्म करना चाहती है, हमारे हकों को मारना चाहती है। तो अगर आज तुम हमारे साथ खड़ी नहीं हुए तो कल को तुम्हारे हकों को भी मारा जाएगा। इस सरकार के मनोबल को इस तरह से बढ़ने नहीं देंगे। हम सब इसी तरह से मिल करके सरकार की जो साजिश है उसको तोड़ने का काम करेंगे। दूसरी अहम बात है दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, यहां बहुत सारे पार्टी के पदाधिकारी जो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं, और मैं ये मानता हूं कि आप में से हर कोई कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अपने दिल में हमदर्दी रखता है, क्योंकि वो जानता है कि जिस तरह से कांग्रेस इस मुल्क को चलाया है, जो पिछले 50-55 साल के शासन रहा कांग्रेस का, उसमें जिस तरह से हर धर्म हर समुदाय के लोगों ने तरक्की की है, एक दूसरे के हाथ में हाथ थामे इस मुल्क की तरक्की की दास्तान लिखी है, उस तरीके से अगर आगे भी हमें इस मुल्क को देखना है तो ये जरूरी है कि हम आगे आए और कांग्रेस को मजबूत करें। आपने देखा होगा ऐसे कई मुद्दे हुए पिछले 10 सालों में जो सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, वो चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे अल्पसंख्यकों के साथ लगातार हो रही अस्तंदी का मामला हो, अगर कोई पार्टी, कोई शख्स अगर आवाज उठाता हुआ दिखता है तो वो कांग्रेस पार्टी दिखती है। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी दिखते हैं, हमारे विभाग के चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी सरीखे वो लोग दिखते हैं जिन्हें राहुल गांधी जी ने चुन करके हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए सड़क से लेकर संसद तक उनको पावर किया, उनको ताकत दी है। इमरान भाई ने सबसे तारीखी तकरीर करी है पार्लियामेंट के अंदर इस बिल के ऊपर। इस बिल के ऊपर बिल्कुल सही कहा जावेद भाई राहुल गांधी के एक ऐसे सिपाही हैं जो पिछले कई सालों से आप सबकी खिदमत में लगे हुए हैं, आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं, आपकी लड़ाइयां लड़ते हैं। तो ऐसे सिपाहियों के जरिए से कांग्रेस पार्टी आपकी आवाज को सड़क से लेकर संसद तक
सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है। अभी जावेद भाई बता रहे थे, आप सबने सुना होगा, मैं समझता हूं कि वो तकरीर पार्लियामेंट में दी गई वक्त के ऊपर की तकरीरों में सबसे ज्यादा वायरल हुई थी। इमरान प्रताप गोरी साहब की वो तकरीर, जब इन्होंने जिस तरह से अपनी तकरीर में संवेदना थी, कानून की जानकारी थी, लोगों को साथ लाने की कोशिश थी, गंगा जमनी तहरीक की दुहाई दी जा रही थी, वैसी तकरीर मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के गलियारों में, पार्लियामेंट के हॉल में बहुत काफी गुंजी होगी। हमें फक्र है कि हमारे बीच में ऐसे लीडरान है जो हमें इस तरह की मजबूती देते हैं, इस तरह का मार्गदर्शन करते हैं। बात बहुत लंबी है, पीछे हमारे लोगों ने की है, हमसे पहले बहुत लोगों ने, अजीज बड़े अनिल भारद्वाज जी के, जावेद मिर्जा भाई ने अच्छी बातें आपसे की, रईस फारूकी साहब ने बहुत डिटेल में तफसील में आपको सब बताया है। मेरे आपके बीच में आने का सिर्फ एक ही मकसद इस नशिस्त के जरिए से था। वाहिद भाई दिल्ली के बड़े मजबूत माइनॉरिटी के चेयरमैन है, बड़ी मेहनत करते हैं, इनके साथ मिलकर के हम लोगों ने ये कोशिश की है कि दिल्ली माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एक नुमाया सियासी ताकत बने दिल्ली के अंदर। आप जितने भी दिल्ली माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके कारकुन हैं, इनके अफसरान हैं, पदाधिकारी हैं, आप सबकी मदद से, पीछे भी हम लोगों ने 4-5 प्रोग्राम किए पिछले डेढ़ महीने पहले, जावेद भाई मैंने मेरी जिम्मेदारी दी थी, इमरान भाई ने, हम लोगों ने 1.5 महीने में 4-5 प्रोग्राम किए, 2 बैठकें की थी में, 3-4 एहतजाज का कार्यक्रम किया, सब लोग बड़ी तादाद में आए, मजबूती दी। मैं चाहता हूं कि उस मजबूती को, उस तादाद को और बड़ा किया जाए। मैं चाहता हूं कि दिल्ली माइनॉरिटी के पास एक इतना बड़ा ट्रेंड वर्कफोर्स हो, पॉलिटिकली ट्रेंड वर्कफोर्स हो, जिसे पता हो कि सियासत क्या होती है, किन मुद्दों पर बात रखनी है, बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, परसेप्शन कैसे बनाया जाता है, अपनी बात लोगों के बीच में कैसे रखी जाती है। ये मेरी छोटी सी कोशिश रहेगी और मैं इस कोशिश में समझता हूं कि वाहिद कुरैशी भाई बहुत मजबूती के साथ मेरा साथ दे रहे हैं और आप सबसे ये मैं गुजारिश करता हूं कि आप साथ दीजिए। हम मिल करके कांग्रेस पार्टी को, दिल्ली की कांग्रेस पार्टी की जो अपनी विंग है, जिसको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बोलते हैं, मजबूत करेंगे और आने वाले 2027 में जो एमसीडी के चुनाव होने हैं, कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं दिल्ली के अंदर, इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, पिछले चुनाव में आपने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के भी बता रहे थे, किस तरह से उसकी कलई खोल रहे थे, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसने क्या बोला, क्या वादे किए, क्या वादे करके हमसे वोट लिए, लगातार कई बार सरकार में रहे, लेकिन हमारे लिए कोई आवाज उन्होंने नहीं उठाई। तो इस वक्त दिल्ली के अंदर का जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो पूरी तरह से जागरूक है, वो जान चुका है, समझ चुका है। इस वक्त हमारे हितों की रक्षा, हमारे हुकूक का तहफ्फुज़ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। 2027 में आप देखेंगे इंशाल्लाह दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव में बड़ी तादाद में लोग कांग्रेस के लिए वोट करेंगे और बड़ी मजबूती से चुन करके सब आएंगे सदन के अंदर। मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। नमाज कई लोगों की छूट चुकी है, खाने का भी वक्त हो चुका है और तकरीर तो भाई आप बड़े भाई हैं, आपने भी बड़ी मुख्तसर सी रखी, आप घंटों बोलने का आप सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन 10 मिनट में बात मेरी मुकम्मल की। तो मैं अपने बड़े भाई के पच्चीनों पे चलते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे ये वादा लेता हूं कि आप सब इस मुहिम में हमारा, वाहिद भाई का और दिल्ली माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जितने पदाधिकारी हैं, आपके यहाँ के जिला चेयरमैन और फुरकान साहब, इनका साथ देंगे, इनके हाथों को मजबूत करेंगे। लोकतंत्र है, जमहूरियत है, इसमें जिसके साथ जितने लोग, जितने सर, जितनी बुद्धि, वो उतना मजबूत है। मजबूती दीजिए, हम सब आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे इंशाअल्लाह।